फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को समझा था और आज की क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत को समझेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ऐसे कुछ चुने हुए विचारकों में से हैं जिनका विश्व के ऊपर गहरा प्रभाव है। जैसे कि जो सोवियत संघ देश एक समय पर बना था वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधार पर चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरी पे ना जाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत को, या फिर कह लीजिए जो कार्ल मार्क्स दुनिया को जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि को हम लोग गहराई से समझ लें, क्योंकि एक बार अगर आपको बेसिक क्लियर हो गए तो फिर सिद्धांत आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि एक समय पर जो दुनिया है उसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, मतलब कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। आज आपका अपना घर है, आपका अपना खेत है, लेकिन सोचिए हजारों साल पहले जब व्यक्ति शिकार कर रहा था, मनुष्य शिकार कर रहा था, तो उसको पर्सनल प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं थी। उसको जंगल में जाना है, शिकार करना है और लौटकर अपनी गुफा में आ जाना है, और वो गुफा भी मौसम के हिसाब से बदलती रहेगी। फिर क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे मनुष्य ने जैसे आग की खोज की, पहिए की खोज की और कृषि की खोज की। अब देखिए, जब कृषि की खोज हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कृषि करने के लिए आप एक ही स्थान पर रहेंगे, प्लस अगर आपके खेत को कोई और कब्जा कर लेगा तो आपकी फसल भी चली जाएगी। यानी अब आपको पर्सनल प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही आपको पर्सनल प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी, आप एक स्थान पर रहेंगे और उस स्थान की सुरक्षा करेंगे जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी जो आपका खेत है। तो इससे क्या बनेगा, गांव बनेगा, यानी कि छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे गांव आपको दिखाई देंगे। अच्छा, जब कई सारे गांव आसपास होंगे तो किसी गांव में गेहूं हो रहा है, किसी गांव में पशु हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों को आपको बेचना भी होगा। तो कोई एक बीच में ऐसा स्थान होगा जहां पर आप इन चीजों को बेचने ले जाएंगे, यानी कि एक बड़ा सा मार्केट डेवलप होने लगेगा। और देखिए, जहां पर मार्केट होगा वहां पे अर्बनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण हो जाएगा। तो वहां पर आपको शहर दिखने लगेंगे। अच्छा, शहर है, गांव है, तो अब खतरा यह भी है कि कोई दूसरे आसपास के लोग, किसी दूसरी सभ्यता के लोग आकर यहां पर लूटपाट कर दें। तो इस चीज से बचाने के लिए क्या होगा, आप एक राजा चुनेंगे और ये जो राजा है उसकी सेना होगी। तो शहरों में बड़ी बड़ी सेना दिखाई देने लगी। इसके साथ क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्शन करेंगे, यानी जैसे अगर सेना के लिए तलवार चाहिए तो वो तलवार कोई बना रहा होगा, तो ये कुछ प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे। और शहरों में आपको बड़े बड़े मार्केट दिखाई देंगे। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसने खेती करना शुरू किया था वो धीरे धीरे पहुंच गई है बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने तक। यानी कि अगर पुराने समय के हिसाब से देखें तो सभ्यताओं में आप क्या देख रहे हैं कि तलवारें बन रही हैं, पहिए बन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें, बर्तन बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अगर आज के समय से जोड़ना है तो मोटरसाइकिल बन रही हैं, कार बन रही हैं, और ये सब कंपनीज किसकी हैं, किसी समाज की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की है। यानी इन सभी कंपनीज के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है और बाकी लोग यहां पर काम करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक व्यक्ति खड़े हैं, वैसे तो इनकी वेशभूषा आज के वर्तमान समय के हिसाब से है, पर आप पुरानी वेशभूषा को भी इमेजिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये उत्पादन के साधन का मालिक है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ये मालिक है। जैसे कि एक जगह पर बर्तन बन रहे हैं तो ये बर्तन कंपनी का मालिक हो गया। यहां पर कौन लोग खड़े हैं, ये श्रमिक हैं, यानी कि वो लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विश्व में धीरे धीरे निजी संपत्ति का उदय हुआ। अब देखिए, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि निजी संपत्तियों का उदय हो गया, फैक्ट्री वगैरह आ गई, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसके ऊपर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया। तो इन लोगों के पास जाहिर सी बात है इनकम भी ज्यादा होगी। मान लीजिए महीने की 1 करोड़ है, दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग है उसकी इनकम है महीने की 15,000 करोड़ रुपए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए, ये पैसा ये कैसे कमा रहे हैं, ये पैसा कैसे कमाते हैं। आज भी ऐसे फैक्ट्रीज चल रही हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करने जाते हैं, वहां पे आपको महीने का 50,000 रुपए मिलता है।
तो वो कंपनी आपसे कितने रुपए का काम करवाना चाहेगी? वो चाहेगी कि आप 5 लाख रुपए का काम करके दे दें या 10 लाख रुपए का काम करके दे दें, तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसी बात को कार्ल मार्क्स ने समझाया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, देखिए ये जो व्यवस्था भी हम लोगों ने देखी, निजी संपत्ति जहां पे होती है, ये पूंजीवादी व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें जब एक मजदूर को 6 घंटे का वेतन दिया जाता है तो उससे 10 घंटे का काम करवा लिया जाता है। यही जो बीच के 4 घंटे हैं ये प्रॉफिट हो गए। 6 घंटे के बराबर का वेतन दिया और आपसे 10 घंटे का काम करवा लिया, तो जाहिर सी बात है आपने 4 घंटे का काम फ्री में किया या एक्स्ट्रा किया, यही प्रॉफिट हो गया। ये कार्ल मार्क्स इसको इस तरह से बता रहे हैं। इसको क्या कहा उन्होंने? सरप्लस या अधिशेष कहा। अधिशेष मतलब जो एक्स्ट्रा, जैसे 4 घंटा एक्स्ट्रा, यानी ये 4 घंटे के बराबर का पैसा एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा इस पूंजीपति के पास बच गया, जो मालिक के पास बच गया, यही इसका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब ये पैसा तो ये लगातार इसी तरह से अपने पास बचाता जाएगा, तो इससे क्या होगा? पूंजी संचय होगा। मानो इसने महीने का 1 करोड़ करके बचाया, तो धीरे धीरे इसके पास पूंजी कितनी हो गई? 100 करोड़, यानी कि ये अमीर होता जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, इनका हाल उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मालिक है वो हमेशा क्या कहेगा? आप किसी कंपनी में काम करके देखिए, आज भी यही हो रहा है। कुछ लोग आते हैं मोटिवेट करने एम्प्लॉइज को, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, कंपनी कितनी भी प्रॉफिट में हो, वो यही कहते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। तो वो ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ता जाएगा तब तक मालिक की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। तो हमेशा जो मालिक है वो कहेगा कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, और जब ये कहेगा हमें उत्पादन बढ़ाना होगा तो क्या तरीका निकालेगा? मशीनीकरण कर दो। यानी कि जो काम आज इंसान कर रहा है उसको हटा करके वहां पे एक मशीन लगा दो। मशीन जो है हम लगातार काम करेगी, थकेगी नहीं, कोई उसको इंश्योरेंस नहीं देना, कोई भत्ता नहीं देना। तो जब मशीनीकरण होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी आएगी, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये तो हो गया कैसे जो आपके मिल का मालिक है या किसी कंपनी का मालिक है वो कैसे करता है एक्ट। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग है वो कैसे एक्ट करता है। देखिए, श्रमिकों को भी ये समझ में आ रहा है कि 15,000 रुपए महीने से मेरा काम नहीं चलने वाला। तो ये क्या सोचता है कि अगर मेरे घर में 4 लोग और होते और सब लोग 15-15 हजार रुपए लाते तो महीने का 60,000 रुपए घर में आता। यानी इसको लग रहा है अगर ज्यादा लोग होंगे मेरे घर में तो मेरे पास पैसा भी ज्यादा होगा। ये क्या कर रहा है? पूंजी का संचय कर रहा है, यानी कि ये पैसा इकट्ठा कर रहा है। ये लोग क्या करने लग जाते हैं? जनसंख्या इकट्ठी करने लग जाते हैं, ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे। जब ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे तो इन्हें लग रहा है कि ज्यादा मजदूरी भी मिलेगी। लेकिन होता क्या है? मार्केट तो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। मिल मालिक देखता है कि सप्लाई श्रमिकों की बहुत हो गई है, श्रमिक बाजार में बैठे हुए हैं, एक की जरूरत है और 10 अवेलेबल है। तो मिल मालिक क्या कहता है कि ऐसा है, पहले मैं 15,000 देता था, अब 12,000 ही दे पाऊंगा। काम करना है तो करो, वरना और भी बहुत से लोग हैं। यानी कि वेतन कब मिलेगा और स्थितियां भी काम की खराब होती जाएंगी। पहले मान लीजिए 2 छुट्टियां मिलती थी, अब कहेगा कि महीने की 1 छुट्टी मिलेगी, करना है तो काम करो, वरना बहुत से लोग बैठे हैं। तो इस तरह से अनजाने में ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग है, जनसंख्या का संचय करते हैं। और इस सरप्लस पॉपुलेशन की वजह से, इस जनसंख्या को संचय करने की वजह से, एक तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और दूसरा इनका वेतन कम होता जाता है, स्थितियां खराब होती जाती हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इस जनसंख्या वृद्धि को समझाया, जिसमें कि जो अमीर वर्ग है वो हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, जबकि जो श्रमिक वर्ग है, ये पूंजीवादी व्यवस्था की बात हो रही है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो श्रमिक वर्ग है वो हमेशा नुकसान की स्थिति में रहता है। तो अब देखिए, जो माल्थस का सिद्धांत है उसको कार्ल मार्क्स ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। माल्थस पूंजीवादी थे, तो जाहिर सी बात है कार्ल मार्क्स उनका विरोध करेंगे, क्योंकि मार्क्स एक अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जब माल्थस को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि माल्थस कह रहा है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। कार्ल मार्क्स ने कहा यह सब बकवास है, जिस जगह पे जैसा आर्थिक परिवेश होगा वहां पर उसी तरह से जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे कहीं पर खेतीहर समाज है, खेती करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या अलग तरीके से बढ़ेगी।
कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हैं, तो वहां पर जनसंख्या अलग तरीके से बढ़ेगी। यानी कि केवल इतना कह देना कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है सही नहीं है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जैसा उत्पादन हो रहा होगा उस हिसाब से जनसंख्या दिखाई देगी। पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? समाजवादी व्यवस्था। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला हो गया, कोई भी रिसोर्स हो गया, कोई भी उत्पादन हो गया, चाहे वो मोटरसाइकिल का उत्पादन, कार का उत्पादन, वो सब कौन करे? सरकार करे। यानी कि सरकार मतलब क्या? सरकार को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। यानी कि अंतिम रूप से इन सभी उत्पादनों का जो कह लीजिए कि अधिकार है वो लोगों के हाथ में है। तो यानी कि सभी को समान इनकम मिलेगी। जितना एक व्यक्ति को इनकम मिल रही है उतनी ही दूसरे व्यक्ति को इनकम मिलेगी। तो जब कोई इनइक्वलिटी समाज में नहीं रह जाएगी, तो ये जो गरीबों की मानसिकता है कि जनसंख्या को बढ़ाओ तो इनकम बढ़ेगी, वो भी समाप्त होने लगेगी। और जब ये समाप्त होने लगेगी तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम हो जाएगी। तो इन्होंने समाजवादी व्यवस्था को एक सॉल्यूशन के रूप में पेश किया। अब देखिए, कुछ चीजों को हम लोग थ्योरी में देखेंगे। वैसे तो अगर आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ें तो आपको लगेगा जो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको लिख कर आना होगा एग्जामिनेशन में, तो कुछ मूल जो बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार एक तो बात वही आ गई कि इन्होंने माल्थस की जो विचार है उसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति से बढ़ती है, ये बात बकवास है, इस बात में कोई भी कह लीजिए सार नहीं है। तो इनके अनुसार ये क्या कह रहे हैं? जनसंख्या की समस्या पूंजीवादी समाज में उत्पन्न होती है। अगर समाजवादी समाज है तो कोई जनसंख्या की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो क्यों होती है पूंजीवादी समाज में जनसंख्या की समस्या? क्योंकि यहां पर सभी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है और श्रमिकों की जो पूर्ति है, यानी श्रमिकों की जो सप्लाई है, वो डिमांड से ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादा जनसंख्या दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, ये कंपनी में मान लीजिए 10 श्रमिकों की जरूरत है और 10 ही श्रमिक है, तो बेरोजगारी नहीं होगी। जब बेरोजगारी नहीं होगी तो आप अतिरिक्त जनसंख्या है ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन अतिरिक्त जनसंख्या का क्या मतलब होता है कि 10 श्रमिकों की जरूरत है और 20 बैठे हैं या 30 बैठे हैं और 20 लोग बेरोजगार हैं, तो आप कहेंगे 20 लोगों की अतिरिक्त जनसंख्या है। तो इस चीज को कार्ल मार्क्स ने समझाया कि देखिए, जब एक फैक्ट्री में मान लीजिए 100 रुपए महीने का आता है प्रॉफिट, और ये सभी में 10-10 रुपए बढ़ जाता है, यानी 10 लोगों में 10-10 रुपए बढ़ जाता है। अब अगर 20 लोग होते तो 5-5 रुपए बढ़ जाता, यानी कि सभी को रोजगार मिल जाता और सभी को अपना जीवन चलाने के लिए पैसा मिल जाता। तो इन्होंने कहा समाजवादी समाज में कोई अधिशेष जनसंख्या नहीं होती है जहां पर उत्पादन के साधन श्रमिकों के हाथ में होते हैं। सभी सक्षम श्रमिक कार्यरत हैं, यानी कि जो काम कर सकता है उसको काम मिलेगा और कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, कोई अतिरिक्त श्रम नहीं दिखाई देगा, कोई खाली बैठा नहीं दिखाई देगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कार्ल मार्क्स जो हमारा पूंजीवादी व्यवस्था है उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तरफ जो अभी हम लोगों ने देखा, श्रमिक यानी काम करने वाले, जो मैंने आपको फैक्ट्री में वर्कर दिखाए थे, और दूसरी तरफ जो एक कोट पहने हुए उत्पादन के साधन का मालिक था। इन 2 लोगों से मिलकर पूंजीवादी व्यवस्था बनती है। तो जाहिर सी बात है, जो मजदूर है वो श्रम बेचेगा और जो मालिक है वो क्या करेगा? वो पूंजी को एक तरह से इकट्ठा करेगा और उसको फिर से निवेश करेगा, यानी एक दूसरा व्यापार खोल लेगा। तो मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी भी उस उत्पाद के मूल्य के बराबर नहीं होता है जो मजदूर पैदा करता है। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो परफ्यूम बनाता है किसी फैक्ट्री में, इसने 1000 रुपए की परफ्यूम बनाई, इसके बदले में इसको कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए मिलेंगे। यानी कि इसको जीवन निर्वाह के लिए जितना पैसा मिल रहा है वो कभी भी इस वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है जितनी वैल्यू का इसने प्रोडक्शन किया। आपने मान लीजिए 1000 रुपए की चीज बनाई, तब कंपनी ने आपको 100 रुपए दे दिए, तो हमेशा आपको जो आपने काम किया है उससे कम ही पैसा दिया जाएगा। तो ये जो अवैतनिक कार्य हो रहा है, देखिए जो एक्स्ट्रा काम आपसे कराया जा रहा है, इसी को मार्क्स ने अधिशेष मूल्य कहा। ध्यान से समझ लीजिए, इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा और फिर आप लोग पता नहीं क्या क्या आंसर दे के आते हैं। तो डायरेक्टली समझ लीजिए अधिशेष मूल्य क्या है? जो आपसे जो एक्स्ट्रा काम करा लिया गया, 6 घंटे का वेतन दिया, 10 घंटे का काम कराया,
तो बीच में जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा काम कराया, यही अधिशेष मूल्य हो गया। तो मार्क्स के अनुसार ये जो अधिशेष मूल्य है ये पूंजी संचय की ओर ले जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, इसकी वजह से जो उद्योगपति हैं वो पैसे को अपने पास इकट्ठा करने लगेंगे। अभी देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जो कहती है भारत के टोटल जीडीपी का 40% जो है वो केवल 1% लोगों के पास में है। तो पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अधिशेष मूल्य में वृद्धि करना है। पूंजीपति क्या चाहता है कि जो वर्कर है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, या फिर वर्कर को हटाकर मशीन लगा दी जाए। यानी कि किसी भी तरह से 6 घंटे का काम 10 घंटे में 6 घंटे का जो पैसा दिया जा रहा है उसके बदले में अगर 10 घंटे का काम हो रहा है तो ये चाहेगा आप 14 घंटे का काम होने लगे। 6 घंटे के बराबर पैसा दो और 14 घंटे के बराबर काम कराओ। तो ये एक उद्योगपति की मानसिकता होगी। और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के लिए, ऐसा करने के लिए वो तकनीकी परिवर्तन करेगा। तकनीकी परिवर्तन करेगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि औद्योगिक आरक्षित सेना बन जाएगी। देखिए, अगर आपको लग रहा है केवल हिंदी में मैं बता रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स बन जाएगी। ये इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स कैसी होगी? जो बेरोजगार होगी। और ये क्यों बेरोजगार फोर्स बन गई? एक तो इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, दूसरा कोई नई मशीन आ गई और इस मशीन ने क्या किया, इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो क्योंकि पूंजीपति असंतुष्ट और परेशान करने वाले श्रमिकों को बर्खास्त कर पाएगा, अब क्या है, श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं बचेंगे। क्योंकि पूंजीपति क्या करेगा, जो मजदूर थोड़ा भी सर उठाएंगे उनको हटा देगा काम से। तो पूंजीपति अर्ध भुखमरी के स्तर तक मजदूरी में कटौती करेगा, यानी मजदूर पूरी तरह से ना मर जाए लेकिन आधे टाइम तक, या कह लीजिए आधे दिन तक भूखा रहेगा मजदूर, या कह लीजिए महीने के आधे दिन भूखा रहेगा। इस स्तर तक उद्योगपति श्रम का जो मूल्य है उसमें कटौती करेगा। इस चीज को थोड़ा सा इंडिया पे लागू करिए। आज देखिए प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर टॉप के 10% एम्प्लॉय को छोड़ दीजिए तो बाकी 90% एम्प्लॉय कहते हैं कि उनको इतना वेतन भी नहीं मिलता है कि वो अपना घर चला सके। तो इसी चीज को कार्ल मार्क्स ने उस समय समझाया था कि जो पूंजीपति है वो मशीनों को ला करके श्रमिकों के ऊपर दबाव बनाता है और फिर जो उनकी कह लीजिए पे है, जो उनकी सैलरी है, उसको इतना कम कर देता है कि जैसे तैसे उनका बस काम चल सके। तो मार्क्स जो है जनसंख्या के अपने अधिशेष सिद्धांत को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, यानी कि अंतिम रूप से कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं इस चीज को समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि ये कामकाजी आबादी है। कामकाजी मतलब जो वर्क फोर्स है, ये कामकाजी आबादी है जो पूंजी के संचय को प्रभावित करते हुए ऐसे साधन भी पैदा करती है जिससे वह स्वयं अपेक्षाकृत अनावश्यक हो जाती है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा कठिन लगा होगा लेकिन बहुत ही इजी बात है। कह रहे हैं कि वर्क फोर्स एक तो पूंजी के संचय को प्रभावित करती है, यानी वर्क फोर्स क्या करती है, मालिक को पूंजी इकट्ठा करने में मदद करती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे साधन भी ये खुद पैदा कर देती है। कुछ ऐसे साधन में एक वर्क फोर्स क्या करती है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेती है। दूसरा क्या करती है, इनोवेशन में मदद देती है। तो इन सभी चीजों से क्या होता है अंतिम रूप से कि मालिक जो है वो कुछ लोगों को काम से निकालने में सक्षम हो जाता है, यानी कि खुद ही वो अपने को अनावश्यक कर रहे हैं। जो कामगार हैं वो खुद ही खुद को अनावश्यक बना रहे हैं, अननेसेसरी बना रहे हैं। और ये जो अननेसेसरी लोग हैं जिनकी कंपनी में जरूरत नहीं है वो अधिशेष आबादी में बदल जाएंगे। वो कैसे लोग होंगे? जिनको हम लोग कहेंगे कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अधिशेष है। अधिशेष मतलब होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस, जिसकी एक तरह से आप कह लीजिए जैसे आपको 10% आप टैक्स देते हैं तो उसके ऊपर 1% सरप्लस होता है। इस तरह से कुल मिलाकर आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा, बहुत ही सिंपल वर्ड में। तो यही लोग अधिशेष आबादी बन जाते हैं। आलोचना इसकी देख लेते हैं सिद्धांत की। यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, पीडीएफ के लिए एक लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म होता है, फॉर्म आप फिल करते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में जितने भी इस महीने के पीडीएफ है वो आपको भेज दिए जाते हैं। तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, टोटली फ्री होगा और आपके मेल एड्रेस पे आ जाएगा। आपको बस वो फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स या लिंक जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर के आपको फिल कर देना है। तो अब इसकी आलोचना देख लेते हैं।
देखिए, विश्व में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि खराब वेतन और बेरोजगारी का परिणाम नहीं है, बल्कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार का परिणाम है। पहली बात कार्ल मार्क्स की ये कही गई कि ये देखिए, जो विश्व में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन गए, इसमें हर तरह की बीमारियों का इलाज हो रहा है। पहले टीबी था, प्लेग था, इससे आधी आधी देशों की जनसंख्या समाप्त हो जाती थी। आज इन बीमारियों का कहीं अता पता नहीं है, बहुत कम लोगों की डेथ हो रही है। तो जो इस तरह के जो चिकित्सीय सुधार हुए, उसकी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ी। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। फिर जनसंख्या में वृद्धि अनिवार्य रूप से वास्तविक वेतन को कम नहीं करती है। समाज में वेतन स्तर और रोजगार के अवसरों का निर्धारण कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों द्वारा होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो वेतन कम ही होगा। जैसे कि एक देश में मान लीजिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो भले ही ज्यादा जनसंख्या हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी को रोजगार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो या फिर मान लीजिए हमारा देश है, भारत देश है, तो यहाँ सरकार ने क्या किया, मनरेगा स्कीम चला दी। क्योंकि हमारा देश जो है वो कल्याणकारी एक समाज में विश्वास करता है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा लोग थे जिनको काम नहीं मिल रहा था, उनको मनरेगा में काम दिला दिया। तो ये एक राजनीतिक कह लीजिए सोच हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो किसी देश में बेरोजगारी को प्रभावित करती हैं। केवल इतना भर कह देना कि क्योंकि पूंजीवादी समाज है इसीलिए बेरोजगारी है, ये सही नहीं है। डिपेंड करेगा सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है, उद्योगपतियों के लिए कैसी नीतियां हैं, आम लोगों के लिए कैसी नीतियां हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में लोगों की आस्था और धर्म पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि कहीं कहीं पर जो एबॉर्शन है, जैसे आज भी बहुत से दक्षिण अमेरिकी देश हैं जहां पर एबॉर्शन को पाप माना जाता है, एक तरह से सिन माना जाता है, और इसलिए यहाँ पर एबॉर्शन नहीं कराया जाता है। तो जो धार्मिक धर्म है, आस्था है, ये भी डिसाइड करती है कि किसी जगह पे जनसंख्या कितनी होगी। फिर शिक्षा का स्तर, प्रौद्योगिकी उन्नति, इस तरह के जो फैक्टर हैं, इसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने विचार नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर अगर शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाता है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, केरल में, इस तरह के स्थानों पर, तो जाहिर सी बात है लोग कम बच्चों को जन्म देते हैं। फिर देखिए, अंतिम आलोचना है कि डुमांट जैसे विचारक मानते हैं, जो जनसांख्यिकीविद हैं, जनसांख्यिकी विधि मतलब जो पॉपुलेशन की स्टडीज करते हैं, तो पॉपुलेशन पे जो रिसर्च वगैरह करते हैं, इस तरह के जो विचारक हैं वो मानते हैं कि सामाजिक केशिकत्व का नियम काम करता है। यानी कि जैसे जैसे लोगों में ये इच्छा आती है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाए, वैसे वैसे उनको लगता है कि परिवार जो है छोटे किए जाएं। जाहिर सी बात है, शहरों में जाइए, लोगों को लगता है कि कम बच्चे होंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर रह पाएंगे। ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उतना बड़ा मकान भी नहीं ले पाएंगे, उतना पढ़ाई भी नहीं करा पाएंगे। तो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की जो इच्छा है, उसकी वजह से भी लोग कम बच्चों को जन्म देते हैं, छोटे परिवारों की ओर आकर्षित होते हैं। डुमांट जैसे विचारक इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि वैसे तो कार्ल मार्क्स ने काफी व्यवहारिक स्थिति दुनिया की दर्शाई, लेकिन सिद्धांत काफी एक तरफा भी हो गया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो नजरअंदाज कर दिए गए, या कह लीजिए कार्ल मार्क्स के समय में वो फैक्टर उतना ज्यादा सामने नहीं थे, इसलिए उनका विचार इन फैक्टर्स पे नहीं गया। लेकिन फिर भी वर्तमान में भी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो है वर्तमान विश्व की, वर्तमान समाजों की एक अच्छी व्याख्या करता है, और कुछ आलोचनाएं इसकी हैं जिनको हम लोगों ने देख लिया। तो अगली क्लास में हम लोग जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है इसको स्टडी करेंगे, और इसके बाद आपके जो मेजर सिद्धांत हैं जनसंख्या से जुड़े हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग विश्व में जो वर्तमान जनसंख्या की स्थिति है, कहां पर कितना घनत्व है, कहां पर लिंग अनुपात क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे।